हेलो दोस्तों। तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने यूपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हम सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 2022 में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 द फंक्शन ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज अ रिजर्व सब्जेक्ट। तो हमसे वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट रिजर्व सब्जेक्ट थे। हमको सब कुछ याद करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमको भी पता था, एक लैंड रिवेन्यू जो इसमें ऑप्शन दिख रहा है, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जो थी ब्रिटिशर्स की, वो इस तरीके की थी कि वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू एक्यूमुलेट हो। तो ऐसे सब्जेक्ट को वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो हम देख लेंगे जहाँ जहाँ पे हमारा 3 नहीं है वो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि इधर डी में 3 नहीं है तो हमारा डी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इनकी पॉलिसी कुछ इस प्रकार की थी, जैसे कि यहाँ पे इंडियंस के लिए अलग जजेस की बेंच होती थी और ब्रिटिशर्स को पनिश करने के लिए अलग जजेस की बेंच होती थी। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स के जज होते थे, इनफैक्ट जो इंडियन के जजेस होते थे, वो ब्रिटिशर्स को वो भी नहीं कर सकते थे, पनिश भी नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो ये जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट भी है, इसको भी ब्रिटिशर्स अपने पास ही रखना चाहेंगे। तो जहाँ पे हमारा 1-3 होगा वो दोनों हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि बी में हमारा 1 नहीं है तो यहाँ से हमारा बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन जो दिया है हमारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था वो आया ही इसलिए था ताकि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जाए, ताकि वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे, जो लोकली इलेक्ट होके आ रहे थे, उन लोगों को पावर दिया जाए। तो इसको हम देख सकते हैं कि इसको हमारा ट्रांसफ़र सब्जेक्ट किया जा सकता है। तो 2 नहीं है, मतलब कि 2 को हम ट्रांसफ़र सब्जेक्ट 2 को हम रिजर्व सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो 2 हमारा कहाँ नहीं है, सी में नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 इज ऑल्सो नोन एज मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि हमारा 1921 में इन फोर्स में आया था। ठीक है, विद द सोल पर्पस ऑफ इंश्योर इंडियन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट, द एक्ट डिवाइडेड द प्रोविजनल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स, ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरकी। ठीक है, सो इसीलिए हमारा ऑप्शन 1, 3 and 4 are reserve subject. The reserve subject included subjects such as law and order, finance, land revenue, administration of justice, police, इरीगेशन एटसेट्रा। मतलब कि जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने पास रिजर्व सब्जेक्ट रखे हुए थे, और जितने भी वो लिस्ट इंपॉर्टेंट मानते थे, जैसे कि एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में ब्रिटिशर्स क्यों हमारे यहाँ पे पैसा खर्च करना चाहेंगे, क्यों वो चाहेंगे कि इंडिया के लोग पढ़ लिख के सिविलाइज हों, इसलिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को उन्होंने ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्टर नोमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इट इंक्लूड द सब्जेक्ट सच एज एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। ओके, और इधर देखो अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, इंडस्ट्री, लाइक जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जिसकी हम बात करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990 क्या क्या और थे, जैसे कि इन्होंने क्या किया था, रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविजनल बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लिस्ट। जो हमारे यहाँ पे आज की डेट में देखी जाती है ना, 3 तरीके की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड प्रोविजनल लिस्ट। तो वहाँ पे हमको 1990 में ही सबसे पहले इन लोगों ने डिमार्केशन कर दिया था कि एक हमारी सेंट्रल लिस्ट बना दी जाएगी और दूसरी हमारी प्रोविंशियल लिस्ट बना दी जाएगी। और क्या हुआ था 1990 के एक्ट में, जैसे कि बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन, की बाई कैमरलिज्म, अब 2 हाउस होगा हमारा, जैसे आज हमारे यहाँ पे 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर, लाइक राज्यसभा एंड लोकसभा, ऐसे ही 2 हाउसेज होंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या था कि इट रिक्वायर 3 out of 6 मेंबर इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन। मतलब कि वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और वाइसरॉय की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो जो हमारी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें से 3 इंडियन का होना मस्ट है।
ये हुआ था। और क्या हुआ था, इन्होंने जो हमारा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको फर्दर इंक्रीज कर दिया था, लाइक इन 6 इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन। और क्या था, पब्लिक सर्विस कमीशंस को एस्टेब्लिश किया था। एंड इन्होंने जो हमारा प्रोविंशियल बजट एंड सेंट्रल बजट था उन दोनों को भी सेपरेट कर दिया था। जैसे आज की डेट में होता है ना हमारा कि एक सेंटर का बजट होता है, एक स्टेट का बजट होता है, उसी तरीके से हमारा एक प्रोविंशियल बजट होगा एंड सेंट्रल बजट होगा, इन दोनों को सेपरेट किया जाएगा। ये हमारा एक डायरकी वाला कॉन्सेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2017 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आपको देखना होगा कि डायरकी कहाँ इंट्रोड्यूस हुई है, कहाँ एबोलिश हुई है। मैंने आपको हिंट दे तो दिया है कि एबोलिश हुई है, चलो मैं बता देता हूँ। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आया था उसके अंदर जो हमारे प्रोविंसेस थी वहाँ पे डायरकी को एबोलिश कर दिया गया था और हमारे प्रोविंसेस को थोड़ी और ऑटोनॉमी दे दी गई थी। आप एक बार अपने एंड से रिसर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द, जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कहाँ से, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो आपको भी पता होगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी 70% ऑफ द प्रोविजंस है ना वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के थ्रू लिया गया था। तो वही है कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935 यही हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। जैसे कि हमारा इधर ऑप्शन भी बता रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 7th शेड्यूल क्या करता है, वो 3 लिस्ट बनाता है, लाइक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। द डिवीजन ऑफ पावर इज based on the Government of Indian Act 1935. It divided the power between the central and provinces in the 3 lists like federal list, provincial and concurrent, जिसमें कि फेडरल के अंदर 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल के अंदर 54 थे एंड कंकरेंट के अंदर 36 थे। और मैंने आपको भी बताया था कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ने क्या किया था, लाइक पिछले क्वेश्चन को जब मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारी डायरकी थी उसको एबोलिश कर दिया गया था, कहाँ पे, प्रोविंस के लेवल पे, और प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी गई थी। देखो यहाँ पे मेंशन भी है, इट एबोलिश द डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविजन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस व्हाइल अडॉप्टिंग द डायरकी एट द सेंटर। मतलब ये है कि सेंटर में तो अब भी डायरकी चल रही है, लाइक रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट अब भी वहाँ मिलेगा, लाइक लेकिन जो प्रोविंसेस हैं, लाइक जो स्टेट हैं, जो राज्य होते हैं, वहाँ पे हमारी डायरकी को एबोलिश करके वहाँ पे हमारे प्रोविंसेस को थोड़ी और ऑटोनॉमी दे दी गई थी। और इन्होंने क्या किया, बाईकैमरलिज्म लेके आए 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजन। जिससे बाईकैमरलिज्म होता है ना हमारा स्टेट में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है एक हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो ऐसे ही 6 स्टेट में 6 प्रोविंसेस में हमारा बाईकैमरलिज्म को अडॉप्ट किया गया था। It further extended the principle of communal representation, like हमारा शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी थी। It also abolished the Council of India established by Government of Act 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 इसलिए आया था क्योंकि हमारी 1857 में रिवोल्ट हुई थी, तो उसके बाद हमारा क्या काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1935 में उसी काउंसिल को हमारा अबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, बाकी के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।